गुड मॉर्निंग। आप सभी का मौर्य यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरा सॉल्यूशन का कल हम लोग लेक्चर नंबर जो भी है लेक्चर नंबर 6 में पढ़े थे। राउट लॉ और हेनरी लॉ पढ़ चुके हैं। तो राउट लॉ में हम लोग देखे थे कि जो प्रेशर होता है, कोई सॉल्यूशन का प्रेशर होता है। मान लीजिए ये सॉल्यूशन हो गया, 2 घटक का ये सॉल्यूशन हो गया या 3 घटक का सॉल्यूशन है, जो भी जितना भी घटक हो, उस घटक का प्रेशर देखेंगे। तो मान लीजिए का घटक का प्रेशर पी ए आया, एक का प्रेशर का घटक पी बी आया। तो उनका नियम से यही हम लोग पढ़े थे कि दोनों का प्रेशर का योगफल, तीसरा प्रेशर यानी कि टोटल प्रेशर क्या होगा, पी ए प्लस पी बी। ये हम लोग पढ़ चुके थे डाल्टन के नियमानुसार। ये हम लोग कल पढ़ चुके थे। तो और ये भी बात हम लोग कल जान चुके थे कि जब 2 घटक है, एक घटक मान लीजिए लिक्विड है, दूसरी घटक सॉलिड है। तो जब लिक्विड है ज्यादा वाष्पशील है और जो सॉलिड है वो कम वाष्पशील है। तो जब सॉलिड को लिक्विड में विलय किया जाएगा, मतलब उसको घोला जाएगा, तो घोलने के बाद जो उसकी वाष्पशील होगी, उसकी जो विलेयता होगी या उस वाष्प यानी कि वाष्प में परिवर्तित होने की क्रिया होगी, वो कम हो जाएगी। क्यों कम होगी? आप सभी को बता दिए थे कि ये तो लिक्विड है, लिक्विड अधिक मात्रा में वाष्पशील हो सकती थी, लेकिन जब वहीं पर अगर ये सॉलिड स्टेट कोई विलय डाल दिया जाए तो उसको बाधा पहुंचाती है। इसको ऊपर जाने से, ये कण को ऊपर जाने से ये सब कण जो है बाधा पहुंचाती है। कौन? सॉलिड वाले कण। तो उस पर हम लोग कल बात कर चुके थे। तो हो सकता है आज मेरे मन से एक न्यूमेरिकल देख लिया जाए। उस न्यूमेरिकल पढ़ने से आप लोग को जो भी डाउट होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन में ये दिया गया है कि एक क्लोरोफॉर्म है और एक डाइक्लोरोमीथेन है। तो दोनों को मिक्स किया गया है। डाइक्लोरोफॉर्म, ये दोनों का टेम्परेचर क्या है, 298 केल्विन है और दोनों का जो प्रेशर है, एक का 200 mmHg है और एक का है 415 mmHg है। यानी कि प्रेशर मुझे दिया है, ऑलरेडी दे चुका है। अब मुझे इसकी क्या निकालनी है, मुझे इसे की प्रेशर निकालनी है। मतलब दोनों का जब ऐड होने के बाद इसकी टोटल प्रेशर क्या होती है, मुझे वो निकालनी है। तो हम लोग उस पर ये करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यदि 258 केल्विन पर 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म तथा 40 ग्राम क्लोरोमेथेन मिलाने पर बिलियन का वाष्प दाब क्या होगा। तो इसमें क्या दिया है, आपका दिया गया द्रव्यमान मात्रा दे दिया है किसका, क्लोरोफॉर्म का, इसका भी मात्रा दे चुका है, यानी दोनों का मात्रा दे चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि प्रेशर निकालने के लिए क्या करते हैं, किसका जरूरत होती है, मोल अंश की जरूरत होती है। मोल अंश की जरूरत होती है। तो मोल अंश की जरूरत होती है। तो मोल अंश के निकालने के लिए मुझे किस चीज की जरूरत होगी, मुझे होगी उसकी मोल की जरूरत। मोल की जरूरत होगी तो हम लोग मोल अंश निकाल सकते हैं। जब मोल अंश निकाल सकते हैं तो हम लोग एक्चुअली दिया गया जिस प्रकार क्वेश्चन दिया है उस अकॉर्डिंग हम लोग इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, दिया गया क्लोरोफॉर्म कितना दिया गया है जी, उसको हम लिख देते हैं सॉल्व। क्लोरोफॉर्म दिया गया है CHCl3 कितना ग्राम दिया गया है, तो ये 225 इतना ग्राम। उसका क्लोरोमेथेन कितना दिया गया है, CH2Cl2 इक्वल टू कितना ग्राम दिया है, 40 ग्राम, ठीक। इसकी मोलर द्रव्यमान क्या होगी, इसका मोलर द्रव्यमान क्या होगा, तो मान लीजिए C का होगा, एक्चुअली यहाँ पर डैश दे देते हैं और यहाँ पर भी डैश, क्योंकि दोनों का मोलर द्रव्यमान हम लोग फाइंड आउट करेंगे। क्यों फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि मुझे मोल संख्या निकालनी है। तो C का होगा 12 प्लस 1 प्लस क्लोरीन का होता है आपका 35 मल्टी 3 मल्टी 35। तो ये दोनों का ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 5 और 9 1 यानी कि 105 होगा। इसको जो अपन 105 रख देते हैं, 105 और 105 की इसमें ऐड करने 6 और 6 आप 12 3 8
0 1 208 नहीं 208 नहीं होगा, ये आपका होगा, 1 मिनट कन्फ्यूज हुआ है, 2 1 3 3 5 8 और 0 1 जब 35.5 में मल्टी करेंगे 3 से तो मेरा आंसर आएगा क्या बच के 106.5 आएगा। जब इसको ऐड करेंगे तो मेरा आएगा 119.5 ग्राम प्रति मोल आएगा। किसका हो गया, इसका निकल गया, क्या निकल गया, मोल द्रव्यमान निकल गया। अब देखिए यहाँ पर ठीक इसी प्रकार सी का कितना 12 12 प्लस 2 × 2 H होगा। उसके बाद क्लोरीन कितना है 35 कितना होगा 35.5 × 2 = होगा 71। अब इसको ऐड करेंगे तो 12 ये कितना 1 तो 2 + 71 = 84 आएगा, 85 आया, 85 आया। ठीक है, तो दोनों का मेरा मोलर मास निकल गया, इसका भी मोलर मास और इसका भी मोलर मास। तो हम डायरेक्ट इसको मोलर मास रख देते हैं यहाँ पर। तो 1195 यहाँ पर 85 क्या है मोलर मास। यहाँ तक हम लोग फाइंड आउट कर लिए। उसके बाद अब हमको मोल की संख्या निकालनी, इसकी मोल की संख्या और इसकी मोल की संख्या। तो मोल की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर मोलर द्रव्यमान की इसका पहले इसका निकाल लेते हैं। मोल संख्या CHCl3 का मोल संख्या दिया गया द्रव्यमान बटा में मोलर द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान क्या है जी, इसका दिया गया द्रव्यमान आपका है 25.5 बाई मोलर द्रव्यमान कितना है 19.5 = आपका होगा 0.213। इसका आंसर ये होगा, यानी कि इतना मोल आया किसका, इसका। उसके बाद अब इसका भी निकाल लेते हैं अकॉर्डिंग सिमिलरली इसका भी निकालें CH2Cl2 वही मोलर द्रव्यमान क्या आएगा जी, दिया गया द्रव्यमान इसके क्या 40 है, मोलर मास कितना है 85 है। तो इसको जब हम फाइंड आउट करेंगे तो 0.470 मोल है। इतना तक हम लोग कर लिए, यानी कि मोल की संख्या मुझे पता हो गई। तो अब हम काम करते हैं, इस क्वेश्चन को हम इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, CH क्लोरोफॉर्म का मोल की संख्या कितना आया इतना, और क्लोरोमेथेन का मोल की संख्या आया कितना, इतना आया। दोनों का मोल की संख्या मुझे पता हो गई। तो मोल पर भाज हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, मान लीजिए मुझे ये इसका निकालना है CHCl3 का मोल प्रभाज तो क्या पढ़े जी, CH3 के मोल संख्या बटा में बिलियन उपस्थित कुल मोलों की संख्या। तो CH3 का मोल संख्या क्या है जी, तो 0.213। उसके बाद कुल मोलों की संख्या क्या है, दोनों का ऐड कर देते हैं 0.213 प्लस 0.470। जब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर करने के बाद फाइंड आउट करने के बाद आपका आएगा मान 0.1। आपका फाइंड आउट करने के बाद मान आएगा 0.213 ये आया। इसको सब फाइंड आउट करेंगे कितना आंसर आएगा। इसी प्रकार हम इसका भी मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो वहां पर देखिए क्या करेंगे। हम जानते हैं कि x1 प्लस x2 = 1 होता है। एक का मोल प्रभाज, दोनों का मोल प्रभाज के जो योगफल होता है वो कितना होता है 1 होता है। तो अब बताइए, एक का तो हम लोग को पता हो गया, तो दूसरा को कैसे पता करेंगे, तो 1 में से घटा देंगे। तो हमको क्या पता करना, x2 का पता करना है, यानी कि CH2Cl2 का पता करना है। तो इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, x2 और इसमें से 1 में से 1 माइनस
0.213 तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पर आपका मान यहाँ पर 312 होगा, तो 312 होगा, और यहाँ पर भी 312 होगा, 312 आउट हो गया था। तो यहाँ पर आप करेंगे तो 0.688 आएगा। इसका भी मोल फ्रैक्शन निकाल लिए, इसका भी मोल फ्रैक्शन निकाल लिए। जब दोनों का मोल फ्रैक्शन निकाल लिए तो उसके बाद हमको प्रेशर निकालना है। तो प्रेशर सिंपल सी बात है, निकाल लेते हैं। तो इसको अब मिटा दें हम। प्रेशर निकालना है तो अब हम इसको प्रेशर बराबर क्या होता है, तो प्रेशर निकालना, तो हम लोग जानते हैं कि प्रेशर टोटल निकालेंगे। तो प्रेशर टोटल निकालने के लिए शुद्ध प्रेशर यानी कि शुद्ध स्टेट में प्रेशर को मानते थे PA0 मल्टी x1 प्लस P0B XB। ये मेरा क्या होता था, टोटल प्रेशर निकल जाता था। तो मेरा PA ऑलरेडी मुझे प्रेशर पता है, दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया था। कितना दिया गया था, 200 mm था, और एक का था 400 कुछ mm। तो हम दोनों का मान रख लेते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन में एक बार कि कितना प्रेशर दिया गया और कितना नहीं, कितना इसका दिया गया, कितना इसका, वो उसी के मान अकॉर्डिंग कर देते हैं। तो देखिए एक बार और दिखा देते हैं। यहाँ के बाद अब ये मिटा सकते हैं हम लोग। तो जब मिटा देंगे अब क्या होगा, PA के जगह पर क्या रखेंगे, टोटल प्रेशर, टोटल P0 A के जगह पर क्या रखेंगे, क्लोरोफॉर्म CHCl3। X क्या रखेंगे, X का मान क्या है 3 मल्टी 0.32112 प्लस इसका मान क्या है, प्रेशर PB0 मल्टी इसका मान क्या है 0.688। तो फिर इसका मान देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या है। पी क्लोरोफॉर्म का प्रेशर दे रखा है 200 mm, तो अब रख देते हैं यहाँ पर प्रेशर 200 mm मल्टी 0.312 प्लस इसका कितना दिया है 415 mm मल्टी 0.688। जब इसको हम ये करेंगे तो 624 प्लस 2855 ये आएगा। जब इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद मेरा आंसर आया 34479। ये मेरा आंसर आया। तो यही मेरा क्या हुआ, टोटल प्रेशर, यानी कि मेरा लास्ट आंसर क्या आया 3479। ये मेरा क्या है, टोटल प्रेशर, यानी कि टोटल प्रेशर क्या है 347.9। 347.9 ये मेरा आंसर है। तो हम लोग नंबर का भी देख लिए। अब हम लोग अगला टॉपिक की बात करेंगे जो आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, यानी कि आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये तो आप लोग को समझ में आ गई न्यूमेरिकल, और आपका कंसेप्ट भी कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग अगला टॉपिक वही देखेंगे, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। तो अभी हम लोग आदर्श और अनादर्श विलयन पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये आज हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। मेन टॉपिक हम लोग का यही रहेगा। देखिए इसके बारे में समझ लीजिएगा। जैसे कि हम लोग राउट लॉ पढ़े हैं, तो राउट लॉ में हम लोग क्या पढ़े थे कि कोई प्रेस की विलयन है, उस विलयन में जितनी अवयवी कण डाली गई है, मतलब जितनी अवयवी कण को मिलाकर विलयन बनाया गया है, उस एकक अवयवी कण का प्रेशर देखेंगे। उस एकक अवयवी कण का प्रेशर देखते हुए हम उसका पूरा प्रेशर का फाइंड आउट करेंगे। तो एक्चुअली मेरा आ रहा था क्या, उसको ऐड, दोनों का प्रेशर को ऐड कर देते थे। जो प्रेशर आता था वही मेरा कुल सॉल्यूशन का प्रेशर हो जाता था। अभी हम बताए ना कि मान लीजिए
कोई दो घटक है, यानी कि पी ए जैसा दो घटक है ए और बी, उसकी प्रेशर है पी ए पी बी। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो मेरा लास्टली आंसर क्या आ रहा था, टोटल पी आ रहा था ये। तो वही बात हम लोग ये किस में पढ़े थे, राउट लॉ में। तो आदर्श लॉ डिपेंडेड द राउट लॉ, और आदर्श लॉ पूर्ण रूप से डिपेंड है किस पर, राउट लॉ पर। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो नियम राउट लॉ को फॉलो करे, यानी कि उसका मान्य रखे, उसके अनुसार चले, उसको हम बोलते हैं आदर्श विलयन। और जो राउट लॉ को फॉलो ना करे, उसके अनुसार ना चले, उसके मान के अकॉर्डिंग ना चल पाए, तो उसको हम बोलते हैं क्या, अनादर्श विलयन। बात समझ में आई? तो आदर्श विलयन राउट नियम को फॉलो करती है, अनादर्श विलयन राउट लॉ को फॉलो नहीं करती है। तो उसी पर हम लोग बात करते हैं। जैसे हम लोग दोनों पर हम डिफरेंस दिखा देते हैं, एक साइड लिख देते हैं कि आदर्श विलयन, एक साइड लिख देते हैं अनादर्श विलयन। दोनों में आप लोग को डिफरेंस बता देते हैं कि क्या होती है आदर्श विलयन, क्या होती है अनादर्श विलयन। जैसे हम बात कर लेते हैं आयनन एंथैल्पी, और उसके बीच में आयनन एंथैल्पी बात कर लेते हैं, उसके बीच में बात कर लेते हैं आयतन की बात कर लेते हैं, दूसरी बात तो उसके अंदर लगने वाले आंतर आणविक आकर्षण बल के बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद वो जो है रूल है पी ए प्लस पी बी पी नॉट ए, ये रूल को फॉलो करती है कि नहीं करती है, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम दो ऐसे करेंगे, डिवाइड करेंगे। उस जैसे मान लीजिए हम डिवाइड किए, तो अब हम लोग पढ़ेंगे आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, डिफरेंस पढ़ेंगे। समझ गए कि जो मतलब कि हेनरी राउट लॉ को फॉलो करता है उसको हम बोलते हैं आदर्श विलयन, जो राउट लॉ को फॉलो नहीं करता उसको ये अनादर्श विलयन कहते हैं। ठीक, तो देख लेते हैं। पहला केस है कि राउट लॉ का जो नियम है उसी पर बात कर लेते हैं। तो राउट लॉ का नियम क्या होता है कि टोटल प्रेशर, यानी कि उसमें अवयवी के एकक प्रेशर को ऐड करेंगे तो टोटल प्रेशर निकल जाएगा। जैसे लेकिन इसमें क्या होता है कि अवयवी के अलग अलग प्रेशर को हम ऐड करेंगे, अलग अलग मतलब मान लीजिए, सुनिए, ए का प्रेशर कुछ और है, बी का प्रेशर कुछ और है। मान लीजिए इसका प्रेशर है आपका 200 mm Hg, इसका प्रेशर मान लीजिए 400 mm Hg। तो दोनों का ऐड करने पर मेरे 600 mm Hg आएगा ना। लेकिन इसमें क्या होता है कि 600 नहीं आएगा, 600 या तो ज्यादा आएगा ना तो कम, इस कंडीशन में होता है। तो हेनरी का फॉलो नहीं कर रहा है रूल। पहला कंडीशन हम लोग समझ गए। दूसरी कंडीशन के बारे में बात करें, इसकी आयतन वॉल्यूम। ठीक है, तो आयतन में क्या होता है कि आदर्श विलयन में दो घटक ए और बी है। एक का आयतन मान लीजिए, एक का आयतन मान लीजिए 2 लीटर है, दूसरे का आयतन मान लीजिए 3 लीटर है। तो दोनों का ऐड करने के बाद क्या आएगा, दोनों का जो लीटर ऐड होगा उसमें क्या आएगा 5 लीटर, यानी कि न ज्यादा हुआ न कम हुआ, इक्वल मात्रा में है। तो उसकी मतलब डिफरेंस, अंतर, दोनों में कितना अंतर हुआ, तो अंतर बराबर 0। अंतर कहाँ हुआ, 2 और 3 5, इधर भी आ रहा है 5, तो अंतर हुआ बिल्कुल नहीं। तो इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, जो डिफरेंस वैल्यू होती है आयतन की वो 0 होती है। लेकिन वही अनादर्श विलयन में कर लिया जाए तो जब 2 लीटर ऐड करेंगे और 3 लीटर ऐड करेंगे ना, तो उसमें क्या होगा, तो उसका वैल्यू जो आयतन होगा वो कम आएगा, ये ज्यादा है, कम ये ज्यादा। जैसे हम एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं, 50 ग्राम 50 ml बेंजीन लिए, 50 ml बेंजीन लिए और 50 ml टोल्यूइन लिए, दोनों को ऐड करेंगे ना तो 100 ml मेरा विलयन बनेगा। लेकिन वही बात कर लिया जाए अनादर्श विलयन में, तो उसमें क्या करेंगे, 25 ml एथेनॉल लिए और 25 ml एसीटोन लिए, एसीटोन लिए। तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 50.3, अब देखिए इसको ऐड करने के बाद हमको 50 ही आ रहा है, लेकिन 0.3 यहाँ पर बढ़ रहा है, थोड़ा सा ग्रोथ हो रहा है। तो देखिए अंतर आ गया ना, तो यही Vmax अंतर क्या हो रहा है, 0 के बराबर नहीं होता है। 0 परफेक्ट इसका आ रहा है 0, 50 ऐड कर 100, इधर भी 50 100, तो 100 में से 100 घटाएंगे तो कितना 0 आएगा। इधर देखिए 100 होगा, 50 होगा, अब 50 में से 50 पॉइंट को जब ये करेंगे तो 0.3 का अंतर होगा, तो नहीं आ रहा है इसके इक्वल।
यानी कि आयतन में डिफरेंस है, तो ये नियम का फॉलो नहीं कर रहा है। अब तीसरी बात करें इसकी आयनल एंथैल्पी यानी कि एच मैक्स इसमें 0 होती है, एच मैक्स इसमें 0 नहीं होती है। अब आयनल एंथैल्पी के बारे में बात करिए तो उसकी में क्या होता है, देखिए अगर उसमें छेपी मान 2 अवयवी है, एक अवयवी ए एक अवयवी बी, दोनों ऐड करने पर क्या बनाता है, ए बी। तो जब दोनों को हम ऐड किए ए बी बनाया, अगर दोनों को ऐड करने के बाद अगर उष्मा शोषी हो या उष्मा शोषी हो, उष्मा छेपी या उष्मा शोषी, उष्मा छेपी या उष्मा शोषी हो, तो उस प्रक्रिया में डेल्टा 0 नहीं आएगा, उस प्रक्रिया में डेल्टा 0 नहीं आएगा। लेकिन जब दोनों को ऐड करने के बाद ना तो उष्मा छेपी हो रहा है ना उष्मा शोषी हो रहा है, तो उस प्रक्रिया में जो एंथैल्पी होगी वो 0 होगी। लेकिन दोनों को ऐड करने के बाद उष्मा छेपी या उष्मा शोषी हो रही है, यानी कि उष्मा का निकास हो रहा है या उष्मा का उसमें ग्रहण हो रहा है, तो रिएक्शन हो गया ए और बी, दोनों के मिलने के बाद या तो उष्मा निकल रहा है या उष्मा को अवशोषित कर रहा है, यही तो प्रक्रिया हो सकती है। नहीं होगी तो आदर्श में होगी दोनों से कोई ऊपर उष्मा शोषी हो या उष्मा शोषी हो या उष्मा छेपी हो, अगर दोनों प्रक्रिया होगी तो अनादर्श विलयन में आएगा, उसका जो एंथैल्पी का मान होगा वो कम या बेसी आएगा, यानी कि 0 के बराबर नहीं आएगा। समझ में आया? अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इसकी ग्राफ के बारे में। तो देखिए हम ग्राफ एक ड्रॉ करते हैं, ग्राफ ड्रॉ, ये आपका ग्राफ हो गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लिए x1 मैक्सिमम मोल अंश लिए और यहाँ पर हम कर लिए x0। देखिए मैंने क्या देखा है, यहाँ पर मैक्सिमम 1 ये कर लिए, एक मिनट यहाँ पर ये मेरा ग्राफ हुआ x का, ये होगा p का ग्राफ। यहाँ पर हम x1 सबसे हाईएस्ट वैल्यू रखे हैं, तो हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पर, उसके बाद 0 तक जाएगा, तो ऊपर जैसे इधर मान जाएगा तो घटेगा, तो इसका भी मान घटेगा, घट के आ गया यहाँ तक आ गया। फिर मैंने क्या किया दूसरी में, इसी में क्या किया कि दूसरी मतलब हम बिलियन लिए हैं 2, तो मोल अंश की भी होगा, मोल अंश भी होगा। बिलियन में घटक लिए हैं 2, तो उसमें सिंपल सी बात है कि मोल अंश भी मोल प्रभाग भी 2 होगा। एक हो गया x1, एक हो गया xb। x1 के बारे में बात किए हैं, तो x1 a = 1 रखे हैं, xa = 0 यहाँ पर रखे हैं। अब हम xb = 0 1 xb = 1। जब इस कंडीशन में रखेंगे तो अब क्या होगा कि यहाँ पर तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ज्यादा है, यानी कि मान लीजिए बी है विलायक और ये है सोलूट, बी है विलायक और ये है सोलूट, यानी कि इसकी मात्रा ज्यादा है और इसकी मात्रा कम है। फॉर एग्जाम्पल बी की मात्रा ज्यादा है और ए की मात्रा कम है, तो जरूरी नहीं है कि विलयन और विलायक की दोनों की सोल्यूशन की मात्रा इक्वल है, ऊपर भी नीचे इक्वल भी हो सकता है। मतलब 2 घटक है, 2 घटक की कोई जरूरी नहीं है कि दोनों घटक की मात्रा जो सेम होना चाहिए, किसी के एक का ज्यादा होता है और किसी एक का कम भी हो सकता है, दोनों के इक्वल भी हो सकता है। तो हम किसी का मान लीजिए बी का हम ज्यादा लिए हैं और ए का हम कम लिए हैं, तो उस कंडीशन में अब देखिए ग्राफ ऐसे आएगा। और क्या होगा, ये किसका हुआ है, पी बी का प्रेशर हुआ, ये हुआ पी ए का प्रेशर, पी ए का प्रेशर हुआ, ये पी बी का प्रेशर हुआ, बी का मान निकाले हैं। तो अब मेरा टोटल जो वैल्यू होगा, टोटल जो प्रेशर होगा पी ए प्लस पी बी। समझ में आया यहाँ पर? ये मेरा होता है आदर्श विलयन का ग्राफ। अनादर्श विलयन का ग्राफ देख लेते हैं। उसी प्रकार देखिए, अगर यहाँ पर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए। मान लीजिए हम कोई विलयन लेते हैं, कोई ग्राफ लेते हैं, कोई ग्राफ में हम जानते हैं किसी विलयन में 2 घटक होते हैं, 2 का घटक होने के कारण 2 मोल अंश होता है, 2 अंश मान लीजिए एक्स ए और एक्स बी है, तो ए एक्स मान लीजिए कम है, एक्स बी ज्यादा है, एक्स ए कम है, एक्स बी ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल हम एक्स ए की बात करते हैं, तो एक्स ए
इज इक्वल टू 1 लेते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं क्योंकि मोलस की मैक्सिमम वैल्यू कितना बताए थे 1, लेक्चर नंबर 3-4 में बताए होंगे कि 1। उसके बाद 1 से कहा जाती है 0 तक, एक्स ए की वैल्यू 0 तक। तो जब 1 तक मैक्सिमम वैल्यू होगी तो आप क्या आएगी 0 आएगी 0 तक। अब क्या करते हैं, यहाँ पर एक्स बी का वैल्यू 1 ले लेते हैं, यहाँ पर एक्स बी का वैल्यू 0 लेते हैं, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये अधिक है ना तो अधिक ऊपर तक जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू 1 गया। उसके बाद अब क्या करते हैं, जैसे जैसे इसका मान घटा वैसे वैसे इसका भी मान घट गया। अब देखिए ड्रॉ करने के बाद P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी है, ठीक वहीं से हम करा। लेकिन अब इसमें क्या होता है, या तो मान ज्यादा आएगा या तो मान कम आएगा। इसका भी या तो मान ज्यादा आएगा यहाँ पर, या तो इसका भी मान ज्यादा आएगा या कम आएगा, इसका भी मान वही होगा, ज्यादा आएगा या कम आएगा, इसका भी ज्यादा आएगा या कम आएगा। यानी जो भी देख रहे थे इसके तो अकॉर्डिंग सही आ रहा था, लेकिन इसके अपेक्षा इसका मान या तो ज्यादा आएगा या तो कम आएगा, ज्यादा आएगा या तो कम आएगा। तो उस अकॉर्डिंग में क्या हो गया यहाँ पर, P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी नॉट इक्वल टू, इनके बराबर नहीं होगा। तो आप लोग ग्राफ समझ लिए। तो अब हम लोग यहाँ के बाद एक बात समझ में नहीं आती, आप लोग को कंफ्यूज होता होगा कि ज्यादा होता है कम होता है, तो ज्यादा को हम क्या बोलते हैं और कम को क्या बोलते हैं। तो ध्यान से सुनिए, ज्यादा वालों को धनात्मक अनादर्श बिलियन बोलते हैं, कम वालों को ऋणात्मक अनादर्श बिलियन बोलते हैं। तो जैसे हम इन दोनों में डिफरेंस बताए हैं, एग्जाम्पल के तौर पर बताए हैं, वैसे ही उस पर भी हम लोग ये कर लेते हैं, देख लेते हैं तो उसमें क्या होता है। धनात्मक अनादर्श बिलियन में और धनात्मक ऋणात्मक अनादर्श बिलियन में देख लेते हैं कि क्या होता है। तो देखते हैं उसमें। तो अभी हम लोग आदर्श बिलियन और धनात्मक बिलियन ऋणात्मक बिलियन के बारे में बात करने वाले थे। तो अनादर्श बिलियन में 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक ऋणात्मक। तो पहले एक करके देख लेते हैं। 4-5 टर्म है, जिसे हम टर्म समझने के बाद उसके बाद हम एग्जाम्पल देख लेंगे। एग्जाम्पल देखने के बाद एक दिखा देंगे और मतलब उसको बाद में बात करते हैं। पहले यहाँ पर देखते हैं, जैसे मान हम बताए थे कि अनादर्श बिलियन जो है, धनात्मक जो है वो अधिक होगा, यानी कि जो उसको प्रेशर आएगा मान अधिक आएगा किससे, ए और बी के अपेक्षा। पहले वाले जो घटक है उस घटक के दोनों घटक के मिलाने की अपेक्षा तो टोटल पी आएगी, जो प्रेशर आएगी उसका मान क्या होगा, अधिक आएगा। इसमें क्या होगा, प्रेशर कम आएगा, यानी कि ये वाला मान कम आएगा किसके अपेक्षा, पहले वाले की अपेक्षा। पहले जो भी प्रेशर था उस प्रेशर को जो ऐसे आप लोग को समझ में नहीं आएगा, हम यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं। जानते हैं कि यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज होइएगा, यहाँ पर हम ये लिख देते हैं, P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। P ये हुआ ऐसे और ये हुआ ये ऐसे, पी ए प्लस पी बी। देखिए अब यहाँ पर कैसे समझिएगा आप लोग, जो ये प्रेशर है ना, ये दोनों प्रेशर को मिलने के बाद जो प्रेशर बना ना वो अधिक होगा, इन दोनों का अपेक्षा ये वाला प्रेशर अधिक होगा। किसमें, धनात्मक में। इसमें क्या हो, दोनों प्रेशर के मिलने के बाद ये प्रेशर कम हो जाएगा। जब भी दोनों प्रेशर मिलेगा, दोनों प्रेशर को जब हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद देखेंगे तो जो न्यू प्रेशर मेरे निकली वो इन दोनों की अपेक्षा में कम हुई। जैसे हम एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही दे देते हैं। मान लीजिए आपका होगा 200 mg hg mmHg और ये होगा आपका 300, तो मिलकर ये 500 आना चाहिए ना, लेकिन 500 नहीं आता है, 490 आता है, ये 499 आता है, ये 497 आता है, हो सकता है 450 आए, ऐसे करके आता है। यानी उससे उसके अपेक्षा में दोनों को ऐड करने की अपेक्षा में ये वैल्यू कम है। समझ गया। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल की बात करते हैं, आयतन। तो आयतन इसमें क्या होता है, इसमें पॉजिटिव आता है लेकिन अधिक आता है। दोनों जब ए घटक और बी घटक का आयतन को ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद
जो नया आयत मतलब कि ABC हुआ घटक, ये दोनों का अपेक्षा इसका जो आयतन होगा वो अधिक होगा। जैसे 25 ml एथेनॉल लिए, अब ये लिए कितना 25 ml एसीटोन लिए, तो दोनों का ऐड करने के बाद देखिए 50 आना चाहिए ना, लेकिन 50.3 आ रहा है। इसमें वही होता है, इसमें क्या होता है, नेगेटिव आ जाता है। जब हम 25 ml एसीटोन को लेंगे 25 ml क्लोरोफॉर्म के साथ, तो क्या होता है, इसकी जो आयतन होती है इनके डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। तो कम 49.3 ml आ गया, डिक्रीज हो जाती है, घट जाती है। उसके बाद बात कर लेते हैं इसकी आयनल एंथैल्पी। तो आयनल एंथैल्पी बता ही दिए कि इसकी थोड़ा अधिक हो जाएगी, अधिक होगी तो प्लस में, इसकी कम हो जाएगी तो आयनल एंथैल्पी माइनस में हो जाएगा। अब बात करते हैं सीधे यहाँ पर आंतरा आणविक आकर्षण बल। आंतरा आणविक आकर्षण बल, इसके मतलब समझ लीजिए। जैसे हम आप लोग को बताए थे कि कोई बिलियन है, उसमें घटक होते हैं, एक घटक नहीं, 2 घटक होते हैं, 3 घटक होते हैं, 4 घटक होते हैं। लेकिन हम लोग बिलियन पढ़े, बिलियन में हम लोग शुरू में ही बात करें कि द्विअंगी बिलियन के बारे में बात करें, 2 घटक के बारे में बात करेंगे। तो हम 2 ही घटक के बारे में बात करते हैं। ऐसे बिलियन बहुत होते हैं, लेकिन हम 2 ही घटक के बारे में बात करते हैं। तो 2 घटक में 2 घटक ऐसा लेते हैं, मान लीजिए कोई दूसरा एक घटक ले लिए, एथेनॉल ले लिए, एक घटक एसीटोन ले लिए, एक घटक एथेनॉल लिए, एक घटक एसीटोन लिए। तो एथेनॉल के बीच जो आंतरा आणविक आकर्षण बल लगेगी, एथेनॉल के बीच जो आंतरा आणविक आकर्षण बल लगेगी, जाहिर सी बात है एसीटोन के भी बीच आंतरा आणविक आकर्षण बल लगेगी। दोनों का मान अलग अलग होगा। जब दोनों का मान अलग अलग हुआ, दोनों का मान अलग अलग हुआ, तो दोनों का मान जब अलग अलग हुआ, उस टाइम जब नया जो बनेगा, मान लीजिए कि एक का मान हुआ A और एक का मान हुआ B, तो नया बन के हुआ AC। तो दोनों का आंतरा आणविक आकर्षण का मान तो अलग अलग था, तो इसका भी मान अलग होगा। तो इसका मान जब अलग होगा, तो उस टाइम के लिए बता रहा है, इसका मान अलग तो इसका मान अलग, इसका मान भी अलग। तो वही बता रहा है कि आंतरा आणविक आकर्षण बल सेम होगा, सॉरी उससे एक मिनट, यहाँ पे इसका अंतर आणविक आकर्षण बल और इसका अंतर आणविक आकर्षण बल दोनों को ऐड करने के बाद इसकी अंतर आणविक आकर्षण बल से कम आ रहा है, तो समझ लिए क्या है, नेगेटिव है। अगर ये वाला ज्यादा आ रहा है, ये वाला ज्यादा आ रहा है, तो समझ लिए पॉजिटिव है, और ये वाला नेगेटिव है। अगर ये वाला कम आ रहा है तो समझ लिए नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। समझ गए? ये दोनों को ऐड करने के बाद आंतरा आणविक आकर्षण बल, फोर्स, उसमें कितना फोर्स लग रहा है उस पर भी बात करते हैं। तो इसका हम एग्जाम्पल लिए एथेनॉल एसीटोन, पूरा का एग्जाम्पल धनात्मक का एग्जाम्पल है, और पूछे धनात्मक एग्जाम्पल के बारे में, तो धनात्मक एग्जाम्पल बता दीजिए। एथेनॉल एसीटोन, एथेनॉल प्लस H2O जल, और एथेनॉल साइक्लोहेक्सेन, उसके बाद और ये CH2 एसीटोन को जब हम ऐड करेंगे उसमें क्या होगी, मान जो होगी इसका मान पॉजिटिव में होगा, इसका मान पॉजिटिव में होगा, पॉजिटिव, इसका मान पॉजिटिव होगा। वही अगर बात करें तो इस पर ऋणात्मक में तो एसीटोन होगा क्लोरोफॉर्म, HNO3 को ऐड करेंगे जब H2O से, तो क्या होगा, उसका मान कम होगा। H2O को जब ऐड करेंगे NaCl से, तो उसका मान क्या होगा, कम होगा। किससे, मान लीजिए ये हो गया H2O प्लस ये हो गया HCl, तो नया मान क्या बना, AB। तो दोनों को जब हम ऐड करें कुछ भी लेकर, तो इसका मान क्या होगा, हमेशा नेगेटिव आएगा, तब ये सब एग्जाम्पल होगा। फेनोल को एनिलीन से हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, तो पॉजिटिव में यानी कि सॉरी नेगेटिव में आना 10 बिलियन के ऋणात्मक भाग का एक एग्जाम्पल होगा फेनोल, और ये एनिलीन हो गया। उसके बाद ये आप लोग समझ गए होंगे अच्छा से, बहुत से ज्यादा स्टेशन हुई यार, कोई बात नहीं, नए टीचर हो गया। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
पूरा एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम लोग अगला टॉपिक कवर करने वाले हैं स्थित क्वाथी मिश्रण, मिश्रण एंड कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, ठीक है। तो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर में के बारे में समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज को बॉइलिंग करना हो, बनाना हो, उसकी बॉइलिंग पॉइंट देखना हो, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे को टेम्परेचर के किस डिग्री सेल्सियस पर, टेम्परेचर के कौन सा पॉइंट से वो उबलना स्टार्ट करता है, वही पॉइंट उसका क्या कहलाएगा, बॉइलिंग, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, वही पॉइंट उसका कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर कहलाएगा। अब देखिए होता क्या है, हम लोग बिलियन की बात कर रहे हैं, तो बिलियन में हम लोग दो घटक लेते हैं, ए प्लस बी मिलकर एसी बनाएगा। ए की बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बी की बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इन दोनों को अकॉर्डिंग सी के भी डिपेंड करेगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट, मान लीजिए इसका बॉइलिंग पॉइंट आपका वाटर का है 100 डिग्री सेल्सियस, एथेनॉल का है 8.37 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों जब आपस में ऐड होता है तो एक नया उसकी टेम्परेचर बनती है, बॉइलिंग पॉइंट बनती है, क्या बनती है 78.5 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए ये था 100 डिग्री सेल्सियस, ये था 78.37, और यहाँ पर एक नया टेम्परेचर बन गया। देखिए ये क्या हुआ, इन दोनों का अपेक्षा इसका टेम्परेचर कम हो गया, इन दोनों की अपेक्षा इन दोनों का टेम्परेचर कम हो गया, तो इसलिए इसको हम लोअर बॉइलिंग बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हाई बॉइलिंग बोलते हैं। कब बोलते हैं, जब इस दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने पर इसके बॉइलिंग पॉइंट देखिए 100 डिग्री सेल्सियस है, इसके बॉइलिंग पॉइंट कितना है 83 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों को जब ऐड करेंगे एक नया बॉइलिंग पॉइंट आएगा, जिसका वो होगा 125.5 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों का अपेक्षा इसकी मान बढ़ गई, इसलिए इसको हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। उसी तरह क्लोरोफॉर्म की बात करते हैं तो 61.2 डिग्री सेल्सियस, और इसी में जब एसीटोन को ऐड करते हैं तो 56 डिग्री सेल्सियस, और क्लोरोफॉर्म की बात करते हैं तो 65 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यानी कि इस दोनों को ऐड करने पर, ये होता है, ऐड करने पर देखिए। इसके बाद एथेनॉल और बेंजीन की बात करते हैं तो एथेनॉल में क्या होता है, इतना डिग्री सेल्सियस पर गर्म होता है, बेंजीन भी इतना डिग्री सेल्सियस पर गर्म होता है, लेकिन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो ऐड करने पर जो नया बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो इतना आएगा 67.8 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद ऐसे ही एग्जाम्पल देख लिए, यानी कि हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उसी के बारे में आप हम लोग बात किए। यानी कि हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट हुए जिनकी अवयविक है, दो अवयविक कहाँ है, उनकी अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट दोनों का ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद जो नया बॉइलिंग पॉइंट आता है, अगर ये दोनों की अपेक्षा वो ज्यादा है तो हाईएस्ट में काउंट होगा, और ये दोनों की अपेक्षा यदि वो कम में है तो लोएस्ट में काउंट होगा। लोएस्ट का भी एग्जाम्पल दे रखे हैं और हाईएस्ट का भी एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो आप लोग एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, ये नोट्स में नहीं होगा, ये अपने मन से लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये स्थिर कौथ है, स्थिर क्वथनांक मिश्रण। तो ये हम लोग आज देख लिए। तो आज की वीडियो बस इतना ही पर रोक दिया जाए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुकी है, और वीडियो लंबा होने के कारण अभी मुझे यहीं पर रोकना है। और दूसरी बात ये बता दूं कि 11th क्लास की जो मेरी बेसिक केमिस्ट्री है वो चालू हो चुकी है। आज मैं पीरियोडिक टेबल छोड़ने वाला हूं। आज मैं पीरियोडिक टेबल के बारे में बहुत सारे ट्रिक है, और ट्रिक जो हम शेयर करना है। और कल हम बता चुके थे, कल की मेरी वीडियो में गई थी बैलेंस की ट्रिक करने वाली, वो बैलेंस होता है ना, उसको ट्रिक करने की विधि बताए थे। वो बैलेंस को ट्रिक के अनुसार कैसे बैलेंस किया जाता है, हाईएस्ट जो होता है बैलेंस का, जो जल्दी ये सॉल्व नहीं हो पाता, उसको हम ट्रिक देती है, उस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप सब बैलेंस कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही, बाय बाय।